नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव स्टडी में। मैं हूं आपके साथ अभयराज और आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 4 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और एड्स होता है, वह होता है AIDS और इसको कहते हैं, ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? बीमारी है, ठीक है। और ये किस वायरस से होती है? तो उस वायरस का नाम है HIV। क्या है? HIV। HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 2020 में इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है वैश्विक एकजुटता लोचशील HIV सेवाएं। तो ये इसकी थीम रखी गई है। दरअसल वर्तमान में कोविड-19 बीमारी चल रही है और 2020 में HIV जो वायरस से होने वाली एड्स बीमारी है, तो उसको समाप्त करने के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए थे। तो वो लक्ष्य को हम यहाँ पर अब कोरोना की वजह से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए खबरों में है। साथ ही 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जा रहा है। और पूरी दुनिया ने 2030 तक पूरी दुनिया में से एड्स बीमारी को समाप्त करने की ठान रखी है। लेकिन यदि इस तरीके से थोड़ी सी ढिलाई बरती जाएगी तो यहाँ पर ये लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1982, 1972, सी 1992 और डी 1962। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1972 को, 1972 को। जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो वहां पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं तो उनके संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1972 में, ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1853, बी 1925, सी 1951, डी 1932। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1853। 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन प्रारंभ की गई थी। और ये कहाँ से कहाँ की गई थी? ये की गई थी मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई का जो क्षेत्र था उसको बोलते हैं बोरी बंदर क्षेत्र, बोरी बंदर क्षेत्र। यदि हम 1925 की बात करें तो यहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। भारत में पहली इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी। यदि हम 1951 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और यदि हम इसमें 1832 की बात करें तो रेलवे को लेकर पहला प्रस्ताव मद्रास में प्रस्तुत किया गया था 1832 में। तो आपको ये सारी तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाल ही में जो इलेक्ट्रिक रेल है उसके बारे में काफी काम चल रहा है। और किस तरीके से पूरी ट्रेन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक बनाया जाए, इसके बारे में सरकार काफी गंभीर है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सी नहीं लगती है। यहाँ पे ये पूछा, ऑप्शन है उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी असम। तो यहाँ पर उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, सिक्किम के साथ भी लगती है और यहाँ पर असम के साथ सीमा नहीं लगती, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलो अभी आपको मैप में दिखाते हैं। दोस्तों ये है नेपाल और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। और यहाँ पर यदि भारत की सीमा के साथ बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा लग रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रही है, यहाँ पर बिहार के साथ सीमा लग रही है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यदि देखें तो यहाँ पर ये इधर से छोटा सा क्षेत्र जा रहा है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा लग रही है। सिक्किम के साथ सीमा लग रही है, जबकि यहाँ पर असम के साथ सीमा इसकी नहीं लगी, क्योंकि असम की सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से नेपाल की जो सीमा है भारत के 5 राज्यों के साथ लग रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। नेपाल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर नेपाल वो भारत और साथ ही जो चीन है उसके साथ सीमा साझा करता है। नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 या 48, कहीं कहीं पर 48, कहीं पे 50 दिया होता है। तो इसकी ऊंचाई है सबसे ऊंची चोटी, जो कि हिमालय की रेंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रेनालिन, डी थायरोक्सिन। तो यहाँ पर हम दी मधुमेह रोग की बात करें, यानी ये शुगर की बीमारी है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं आम भाषा में।
और यह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वह उसकी कमी हो जाती है तो शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। दरअसल हमारे शरीर में एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय पाचन क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, और ये मिक्स ग्लैंड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन भी स्रावित होता है और साथ में यहाँ पर एंजाइम, जो पाचक एंजाइम है वो भी स्रावित होते हैं। तो अग्नाशय में बीटा सेल्स है। क्या है? बीटा कोशिका। बीटा कोशिका है, और वहां से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन हार्मोन है, ये ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ब्लड है वहां पर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? शुगर की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उस यदि शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी तो इसका मतलब हमें शुगर की बीमारी होगी, डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। और जैसे ही ये शुगर की मात्रा उस रक्त में बढ़ती है तो बीटा सेल्स है वो निकालती इंसुलिन, और इंसुलिन ब्लड में मिल जाता है और जो शुगर की मात्रा उसको कंट्रोल कर देता है। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी होती है उन लोगों में ये इंसुलिन नहीं निकलता या कम निकलता है, इससे उनका शुगर है कंट्रोल नहीं होता ब्लड में, और उन्हें हो जाती है डायबिटीज की बीमारी, जो कि उनकी आंखों को, गुर्दे को, लीवर को, पूरे दिल को, सबको खराब कर देती है। और इसलिए ये खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। ये कितनी गंभीर समस्या है, ठीक है। जो रोजाना इंसुलिन का सेवन करते हैं तब तक जाके उनका जीवन चलता है, नहीं तो जीवन भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए खबरों में है। और ये भी कहा गया है कि आने वाले 20-25 सालों में ये संख्या दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी। तो इसलिए अभी से ही इस बीमारी के प्रति अवेयर होना काफी जरूरी है। दोस्तों, ये जो बीमारी होती है डायबिटीज की, ये होती है यदि किसी को मोटापा है उसके कारण होती है। साथ ही जिन लोगों को अधिक स्ट्रेस रहता है यानी तनाव रहता है उनको भी ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उनकी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का स्रावित होना कम हो जाता है और यहाँ पर डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। इसलिए हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है, साथ ही एक्सरसाइज करते रहना भी जरूरी है ताकि फैट ना बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी 5 दिसंबर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। जो दिव्यांग है ये पहले विकलांग ऐसे कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकलांग शब्द को दिव्यांग कहा गया, क्योंकि जिन लोगों को कोई भी अंग में समस्या है तो वो लोग विकलांग नहीं बल्कि दिव्यांग यानी दिव्य अंगों से परिपूर्ण है, इसलिए उनको मानसिक रूप से मोरल सपोर्ट मिलता है, इसलिए दिव्यांग उन्हें कहा जाता है। दरअसल जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की और कल्याण को बढ़ावा देना इस अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का मकसद होता है। भारत सरकार के द्वारा भी एक अभियान चलाया गया है, सुगम्य भारत अभियान, और उस सुगम्य भारत अभियान में ये तय किया जाता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको हर जगह पर उन्हें सुविधा मिले, सुगम्यता मिले, सुलभता मिले। यदि वो स्टेशन पे जाए तो कहीं और जाए तो उनको क्या है, सुलभता मिलनी चाहिए, यानी उनके अनुसार वहां पर अवसंरचना होनी चाहिए ताकि उनको आने जाने में या फिर जो आम दिनचर्या की गतिविधियां उनको करने में परेशानी ना हो। इसलिए दिव्यांगों के लिए अलग प्रकार की अलग सुविधा दी जाती है, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे अन्य जो व्यवस्था है, सबको अलग व्यवस्था की जाती है। तो आपको याद रखना है 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, मनरेगा एमजी नरेगा के तहत न्यूनतम कितने वर्ष की आयु के व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 18 वर्ष, क्योंकि मनरेगा है उसके तहत कम से कम 18 वर्ष की उम्र चाहिए यदि आपको उसमें रोजगार लेना है। दरअसल मनरेगा की ये जो स्कीम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती है, जहां पर अकुशल यानी इन अनस्किल्ड लेबर होती है वहां पर ये योजना चलाई जाती है। और ये शुरुआत में जब इसका शुरुआत किया गया था तो इसका नाम था नरेगा, NREGA, नरेगा, ठीक है। ये की गई थी 2005 में प्रारंभ की गई थी, और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन जैसे ही 2010 आता है तो 2010 में इसका नाम बदल जाता है, यहाँ पर इसका नाम महात्मा गांधी जोड़ दिया जाता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको बना दिया जाता है। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्किल्ड लेबर है उन्हें रोजगार प्रदान किया जाता है 100 दिन का, ठीक है। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस है तो शहरों से लोग पलायन कर गए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर,
और वहां पर इस मनरेगा की काफी आवश्यकता पड़ रही है ताकि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों मनरेगा में जो फंड दिया जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 75 दिया जाता है और राज्य सरकार है यानी स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% फंड देती है इसमें। साथ ही यदि इसकी निगरानी की बात करें यानी मॉनिटरिंग इसकी करते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के सहयोग के साथ इसकी निगरानी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण पर अध्यादेश जारी किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में योगी सरकार के द्वारा ये गैर कानूनी धर्मांतरण पर अध्यादेश जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जो व्यक्ति केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म का अंतरण करते हैं यानी धर्म को बदल देते हैं या बदलाव करवा देते हैं जबरदस्ती, तो उनके जो विवाह है उनको अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस अध्यादेश में बताया गया, कानून में बताया गया है। ठीक है, और ये जो धर्मांतरण का जो अपराध होगा तो ये गैर जमानती अपराध माना जाएगा। ठीक है, विवाह के लिए केवल धर्म को बदलना ये गैर जमानती अपराध मान लिया जाएगा। और यदि किसी को धर्म को परिवर्तित करना है तो उससे पहले 2 माह पूर्व डीएम के पास नोटिस देना होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर काफी सजा का प्रावधान भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक देव, सी गुरु अंगद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और हाल ही में खबरों में इसलिए क्योंकि 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जयंती मनाई गई है। ठीक है, गुरु नानक देव जी है उनका जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? तलवंडी राय भोई गांव है जो कि लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, जिसको आप कहते हैं ननकाना साहिब। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब, जो कि अब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और जो इनका इन्होंने कहा था इनकी शिक्षाएं काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने निर्गुण भक्ति की शिक्षा दी थी जिसमें कहा था कि एम एक ओंकार। ठीक है ना, इसका मतलब भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो एक ईश्वर की इन्होंने बात कही थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1539 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? करतारपुर। करतारपुर जो कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, तो करतारपुर में ये पड़ता है। ठीक है, और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया भारत पाकिस्तान के बीच में जहां पर जो श्रद्धालु है वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, और 2019 में, यदि 2019 की बात करें तो 2019 में इनकी 550वीं जयंती मनाई गई थी। और ठीक है, इसी समय करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया था और इनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वह थी कि पूरी दुनिया में शांति, समानता और समृद्धि आनी चाहिए। ठीक है, तो इनके उपदेश थे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया है? ऑप्शन ए 900 करोड़, बी 600 करोड़, सी 100 करोड़, डी 300 करोड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 900 करोड़। तो हाल ही में सरकार के द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जो प्रोत्साहन पैकेज दिया है वह दिया है 900 करोड़ रुपए का। ये दिया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसको ये प्रदान किया गया है ताकि जो वैक्सीन है कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जा रही है तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सके और स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन का विकास किया जा सके ताकि लोगों को अच्छे से सभी के पास वैक्सीन की उपलब्धता हो सके और इस कोविड-19 की बीमारी से निजात पाया जा सके। तो 900 करोड़ रुपए का ये प्रोत्साहन पैकेज दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हुए इस दिन के 10 करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी तरह आपको लगातार अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन आपके पास करंट अफेयर्स लगातार आते रहेंगे और आप वो ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।